हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की शी जिनपिंग से हुई मुलाकात की आलोचना पर बोले जयशंकर जी, कह दिया चीन के मुद्दे पर अडिग हैं पीएम मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको अभी बताने वाले हैं हम, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर उधर भारत ने चीन पाकिस्तान को फिर लताड़ा, कहा राजनीति के चलते आजाद घूम रहे हैं 26/11 के आतंकी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारतीय पूर्व सेना प्रमुख ने किया अमेरिका को लेकर सावधान। बताएंगे दोस्तों क्या कहा गया है, और साथ ही साथ पहली बार पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को लेकर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां बीजेपी का बड़ा दावा, राहुल की यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। उसके बाद कांग्रेस ने क्या बोला दोस्तों, वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं। तो हर तरह की जानकारी अभी बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के होने से अपना पड़ोसी देश थर थर कांपता है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे नंबर 1 और बेहतर बन चुकी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के मुद्दे पर अडिग है अपना भारत और मोदी जी। जी हाँ, पीएम मोदी जी की शी जिनपिंग से हुई मुलाकात की आलोचना पर बोले जयशंकर जी। बता दें भारत की चीन को लेकर नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के मसले पर हमेशा से ही बहुत अडिग रहे हैं, और उन्हें भारत चीन सीमा पर हमारी सेना की मजबूत तैनाती से आंका जाना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री के हाथ मिलाने की विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए ये बात कही है। विदेश मंत्री जी ने कहा कि चीन के साथ संबंध को लेकर दो वास्तविकता है। वास्तविकता है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके साथ ही वो भारत का निकटतम पड़ोसी है। जयशंकर जी ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि ये भी तथ्य है कि भारत का चीन के साथ एक मुश्किल इतिहास, संघर्ष और बहुत बड़ा सीमा विवाद रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन से निपटने का सही तरीका यही है कि हम अपने रुख पर हमेशा अडिग रहें। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि चीन जो कर रहा है उससे निपटने के लिए हमें अपने सैनिकों को सीमा तक लेकर जाना होगा, और हमें यही करना चाहिए। जिन मुद्दों पर चीन हमारे हितों का समर्थन नहीं करता है या उन्हें कमजोर करता है, उनके बारे में हमें सार्वजनिक होकर बात करनी होगी। जहां कूटनीति की आवश्यकता होती है वहां खुलकर बात करना हमेशा फायदेमंद होता है। यानी कि बड़ी अच्छी बात दोस्तों जयशंकर जी ने चीन को लेकर की है, और अपने बयानों से इन्होंने बता दिया है कि चीन को अब किसी भी प्रकार से ढिलाई हम नहीं दे सकते, और उसको उसी का अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे में विपक्षों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा जयशंकर जी की ओर से इन बातों से लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी जयशंकर जी की बात को लेकर, जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां उधर भारत ने चीन पाकिस्तान को फिर लताड़ा, कहा राजनीति के चलते आजाद घूम रहे हैं 26/11 के आतंकी। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषियों और उनके मददगारों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर दूसरे देशों के टाल मटोल के रवैये पर वैश्विक समुदाय को जमकर लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमारे प्रयासों को राजनीतिक कारणों से रोका जा रहा है। भारत ने कहा है कि कुछ राजनीतिक कारणों से मुंबई पर हमले के दोषियों और मददगारों पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ISIS और अलकायदा से संबंध व प्रेरित समूह विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में अपने मंसूबों का अंजाम देते हुए आम लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संयुक्त ब्रीफिंग में कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर 2008 में 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते के जरिए पाकिस्तान से मुंबई शहर में दाखिल हुए थे। 4 दिन तक शहर में तबाही मचाते रहे। 26 विदेशी नागरिकों समेत 166 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व सेना प्रमुख ने किया सावधान, भारत को अमेरिका से बातचीत में सतर्क रहना चाहिए, ये विश्वास के योग्य नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने सरकार से रणनीतिक मामलों में अमेरिका के साथ व्यवहार में साफ
सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अब तक अपने करीबी सहयोगियों के प्रति अपनी विश्वसनीयता साबित नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि भारत के क्वाड समूह का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका के साथ आगे बढ़ते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, जिसने हाल के वर्षों में नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया है। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद समूह है। विक्रम सिंह ने बृहस्पतिवार शाम यहाँ SBI बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सम्मेलन में कहा, हालांकि ये अच्छा है कि हम क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन ये हमारे हित में होगा कि हम अमेरिका के साथ सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि वॉशिंगटन कभी भी अपने रणनीतिक और रक्षा सहयोगियों का भरोसा नहीं जीत पाया है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को लेकर पूर्व सेना प्रमुख का जो ये बयान है दोस्तों, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? क्या आपको भी यही लगता है जो ये कह रहे हैं अमेरिका को लेकर? क्योंकि अमेरिका का पता नहीं, पर रशिया दोस्तों भारत का विश्वसनीय मित्र है और अमेरिका आज तक नहीं बन पाया है भारत का सच्चा वाला और पक्का वाला मित्र। और उसकी वजह भी दोस्तों अमेरिका की रणनीति है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है दोस्तों। बाकी आप क्या विचार रखते हैं अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर? अमेरिका कैसे रिश्ते रखता है दूसरे देशों के साथ दोस्तों? देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर आई अमेरिका की प्रतिक्रिया, प्रतिबद्धता दोहराई। जी हां, पाकिस्तान के नए आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर की नियुक्ति पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने शुक्रवार को पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं और उसके सैन्य नेतृत्व के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने असीम मुनीर को पाकिस्तान के नया आर्मी चीफ बनने पर बधाई दी है। अमेरिकी दूतावास की ओर से बयान में कहा गया है कि हम व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, समावेशी शासन और क्षेत्रीय सुरक्षा में साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं, सैन्य नेतृत्व और समाज में भागीदारी रखने वाले नागरिकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को सेना के नए प्रमुख के रूप में नामित किया। बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर जाकिर नाइक को लेकर घिरा कतर अब फुटबॉल वर्ल्ड कप की आड़ में कर रहा है इस्लाम का प्रचार। बता दें, पश्चिमी एशिया के अहम इस्लामिक देश कतर में इस समय फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। दुनिया भर से टीमें और फुटबॉल के प्रेमी यहां पहुंच रहे हैं। कतर अब खेल के इस महाकुंभ के जरिए इस्लाम का प्रचार करने में लग गया है। ये खबर ऐसे समय में आई है दोस्तों जब कतर की सरकार पहले ही भारत में प्रतिबंधित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को इनवाइट करने को लेकर आलोचना के घेरे में है। फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक की मौजूदगी ने भारत और कतर के बीच नया विवाद पैदा कर दिया है। अब इस्लाम के प्रचार की खबरों से उसका सिरदर्द और बढ़ सकता है। जी हाँ, कतर सांस्कृतिक गांव मस्जिद जिसे दोहा में स्थापित किया गया है, वो इस समय ऐसे वर्ल्ड कप फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि कतर वर्ल्ड कप की आड़ में वो खेल खेलने में लगा है जो इस्लामिक प्रोपेगेंडा से जुड़ा है। इस्लाम के बारे में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स 30 भाषाओं में लगे हैं। इन बोर्ड्स को एंट्री गेट पर इस तरह से लगाया गया है कि विजिटर्स को फोन से इन्हें देख सकें। साथ ही इस्लाम के बारे में बताने वाली बुकलेट्स भी अलग अलग भाषाओं में छपी है और इन्हें लोगों के बीच बांटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, देश में इस्लामिक मामलों पर बने मंत्रालय की तरफ से भी एक पवेलियन बनाई गई है और इस पवेलियन का मकसद फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान लोगों को इस्लाम और इसकी बातों के बारे में बताना है। वर्ल्ड कप फैंस को वर्ल्ड कप के दौरान पैगंबर मोहम्मद के शब्दों, उनके कामों और आदतों के बारे में बताया जा रहा है और इन बातों को सड़कों के किनारे, दीवारों पर भी लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में इस बात में 4 चांद तब लगते हैं दोस्तों, यानी कतर के मंसूबों का खुलासा और हो पाता है जब पिछले दिनों ही जाकिर नाइक कतर पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, जाकिर नाइक को वर्ल्ड कप में देखे जाने वाली बात की जा रही है। जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के चलते भारत में वांटेड है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में कतर की इस क्रिया को लोग उसका बहुत बड़ा चाल बता रहे हैं और इस्लाम का प्रचार करवाने की नीति को बता रहे हैं भारत और विश्व के विशेषज्ञों का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों कतर के इस इस्लाम के प्रचार वाली बात को लेकर? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें एक और खबर की, जहां पर जम्मू से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां फिर एक बार पुलवामा अटैक जैसे हमलों के मंसूबों को भारतीय सेना ने किया है नाकाम। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर, जम्मू के डोडा से रामबन जा रही बस से IED हुआ है बरामद। जी हाँ दोस्तों, जहां पर CRPF सेना और बम निरोधक दस्ताएं मौके पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम जानकारी
खबरी आपको बता दें, जम्मू के रामबन में शुक्रवार को एक बस से भारी मात्रा में यानी अत्यधिक मात्रा में आईईडी बरामद हुआ है। जी हां, जानकारी के मुताबिक ये बस डोडा से रामबन के लिए जा रही थी और इसी में एक संदिग्ध वस्तु रखी गई थी दोस्तों, जो कि नाके पर चेकिंग के दौरान बस से एक स्ट्रेंज पैकेट में मिला है। जांच के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है, इस पैकेट में आईईडी ही रखा हुआ था। बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया। सबसे बड़ी और अहम जानकारी, जी हां दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को इस दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए थैंक यू जरूर कह दीजिएगा, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए उनको जय हिंद जय भारतीय सेना जरूर कहिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्यों हो गई पाकिस्तान की बत्ती गुल, सड़कों पर उतरे लोग साथ छोड़कर भागा चीन। जी हां दोस्तों, आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली का संकट भी गहराने लगा है। पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट, लोड शेडिंग, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कलात के गरीबाबाद के लोग लंबे समय से बिजली और गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। लोड शेडिंग, ट्रिपिंग, लो वोल्टेज के अलावा लोगों को लंबे समय से प्राकृतिक गैस की अनियमित आपूर्ति का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी स्थानीय मीडिया इंतखाब डेली के मुताबिक लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन स्थिति फिर भी नहीं बदली। निराश लोगों को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान में बिजली आपूर्ति का बड़ा जिम्मा चीनी कंपनियों पर है। कई संयुक्त बिजली परियोजनाएं हैं जिन पर चीन और पाकिस्तान एक साथ काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चाइना भी पाकिस्तान का साथ छोड़कर भागा है दोस्तों, और जिस प्रकार से पाकिस्तानी लोग सरकार और प्रशासन द्वारा इस दिए जा रहे सुविधा के लिए विरोध कर रहे हैं दोस्तों, इससे यही लगता है कि आने वाले समय में शहबाज की सरकार भी नहीं टिकने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पुतिन के पूर्व एडवाइजर का सबसे बड़ा और अहम बयान, कहा अगले वसंत तक जंग हो जाएगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में जारी जंग का अंत कैसे होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, इस बात पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच TV9 ने जंग के परिणाम पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के पूर्व सलाहकार से बातचीत की। पुतिन के सलाहकार रहे सरगेई मार्कोव ने कहा कि उनके हिसाब से अगले स्प्रिंग सीजन तक युद्ध खत्म हो जाएगा, इसीलिए कि सर्दियों के वक्त दोनों पक्ष भीषण युद्ध की तैयारी में है। अमेरिका की शह पर यूक्रेन की भी कोशिश है कि सर्दियों में वो अपने कब्जे वाले इलाके को हासिल कर लें, जबकि रशिया आर्मी ने भी अपनी रणनीति बदल लिया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में रशिया के जंग में काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इससे रशिया की क्षमता कम नहीं हुई है। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर जीत की डगर पे नेपाली कांग्रेस गठबंधन, अब नतीजों का है इंतजार, लेकिन ओली की पार्टी को लग रहा तगड़ा झटका, चाइना के भी हालात हुए पस्त। जी हाँ दोस्तों, कैसे बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी यानी नेपाली कांग्रेस यानी NC नित सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। 5 दलों के इस गठबंधन ने शुक्रवार को अब तक घोषित 124 सीट के नतीजों में से 67 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 को आनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए 138 सीट की आवश्यकता है। अकेले नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अब तक 42 सीट पर जीत दर्ज कर ली है और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की जमानत जब्त होती नजर आ रही है दोस्तों, जो अपने देश से भारत के हिस्से को अपने अंदर लेने की बात के नाम पर वोट मांग रहा था दोस्तों। अब अचानक से उसके हालत पस्त होते नजर आ रहे हैं और नेपाली जनता ने दिखा दिया है कि वोट किन मुद्दों पर मांगना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चीन को समर्थन देने वाले KP शर्मा ओली को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है दोस्तों, और चीन के भी मंसूबे पस्त हो गए हैं। ऐसे में इससे एक चीज तो सच साबित हो जाती है दोस्तों कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही होता नजर आ रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। भारत ने दिया न्योता। बता दें, भारत ने 2023 में गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है। भारत का यह कदम मिस्र के साथ राजनीतिक
कूटनीतिक और सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही भारत की इस प्रमुख अफ्रीकी देश तक पहुंच और मजबूती होगी। 2 साल बाद किसी विदेशी देश के मुख्य अतिथि इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कोरोना के कारण यह परंपरा 2 सालों तक बंद थी। इससे पहले आखिरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो साल 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भी इन्हें मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा इजिप्ट के राष्ट्रपति को। साथ ही साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पुतिन के नए प्लान से अमेरिका भी थर्राया। यूक्रेन को घुटने पर लाने को रशिया कर सकता है खतरनाक जहर का इस्तेमाल। जी हाँ, सही सुना आपने, यूक्रेन पर रशिया की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोई भी रणनीति काम नहीं आई है। यहाँ तक कि रशिया सेना के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर खेरसान से भी पुतिन को पीछे हटना पड़ा है। अब ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को अपने घुटनों पर लाने के लिए वहां की जनता पर रासायनिक हथियारों के हमलों में खतरनाक नोविचोक जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अमेरिकी अधिकारियों ने बात का अंदेशा जताया है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ घातक हमलों में खतरनाक नोविचोक जहर का सहारा ले सकते हैं। ये वही रासायनिक हथियार है जिसका रूस अतीत में इस्तेमाल कर चुका है। पूर्व जासूस सरगई स्क्रिपल को मारने के लिए इसी जहर का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि रशिया ने सरगई को उसके सैलिसबरी घर में इस जहर के जरिए मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या रशिया ऐसा करेगा यूक्रेन के लिए दोस्तों या नहीं? बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ 2 दिवसीय यात्रा पर तुर्की के लिए हुए रवाना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रक्षा एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत शुक्रवार को तुर्की रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के निमंत्रण पर वहां गए हैं। विदेश कार्यालय ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस्तांबुल शिपयार्ड में पाकिस्तानी नौसेना के 4 MILGEM लड़ाकू पोतों में से तीसरे पोत PNS खैबर का राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ मिलकर जलावतरण करेंगे। MILGEM परियोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को दर्शाती है। ये पाकिस्तान एवं तुर्की के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत होने का प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर यूक्रेन से लड़ेंगे रूस के खूंखार कैदी। पुतिन का आदेश, कहा जंग में उतरो नहीं तो गायब कर दिए जाओगे। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए एक नया और खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत पुतिन अब रशिया के खूंखार कैदियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पुतिन रशिया की सेना में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल और धमकियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही सेना में शामिल होने से इनकार करने वालों को गंभीर प्रताड़ना और लंबी सजा की धमकी भी दी जा रही है। रूसी जेलों में कैद लोगों की आबादी में सिर्फ 2 महीने में 23,000 तक कमी हो गई थी, क्योंकि पुतिन की सरकार कैदियों से सेना की आपूर्ति को भरना चाहती थी। इसके लिए सख्ती भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही पाकिस्तानी आर्मी में मच गया हलचल। टॉप जनरल ने कहा मुझे रिटायरमेंट दे दो। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नए सेना प्रमुख बनते ही पाकिस्तानी आर्मी में हलचल देखने को मिल रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष जनरल ने कथित तौर पर समय से पहले रिटायरमेंट मांगा है। कहा यह जा रहा है कि वो मुनीर के पाकिस्तानी सेना प्रमुख बनने से खुश नहीं है। समय से पहले रिटायरमेंट मांगने वाले जनरल कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास है। अजहर अब्बास का नाम उन 6 लोगों में शामिल था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब वे सेना प्रमुख ना बनाए जाने से नाखुश हैं। एक प्रमुख पाकिस्तानी समाचार चैनल ने शुक्रवार को एक पारिवारिक सूत्र के हवाले से जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ। भारत को बताया अनस्टॉपेबल। दोनों देशों के बीच जल्द साइन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। जल्द इस पर साइन भी किया जाएगा। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया हाउस ने भारत को अनस्टॉपेबल यानी कभी न रुकने वाला बताया है। संसद में FTA के पास होने के बाद सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने व्यापार पर चीन की पकड़ के जवाब में अनस्टॉपेबल इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करने का फैसला लिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान ने फिर उगली आग। सरेआम भारत को धमकी देते हुए कहा हमारे बगैर ही वर्ल्ड कप खेलना होगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बोले तो पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा ने एक बार फिर अपने बयानों के जरिए आग उगला है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह के बयान पर एक बार फिर जवाब देते हुए कहा है कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो उन्हें हमारे बगैर ही वर्ल्ड कप खेलना होगा। दरअसल राजनीतिक तनाव के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 के बाद से ही कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है, जबकि टीम इंडिया ने 14 साल से ही पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। आखिरी बार 2008 में एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। जी हाँ दोस्तों, अब अगले साल फिर पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप होना है। इसको लेकर हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह जी ने कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी। उनके इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पीसीबी ने अब तुरंत बयान देते हुए कहा था कि वो भी अगले साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दौरे पर नहीं जाएगा। एक बार फिर दोबारा से पाकिस्तानी बोर्ड के चीफ अध्यक्ष रमीज राजा ने उसी बयान को दोहराया है। रमीज राजा ने एक उर्दू न्यूज से बात करते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान की टीम अगले साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो टूर्नामेंट कौन देखेगा। हमारा इस मामले में स्पष्ट कहना है कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगा तभी हम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रमीज राजा ने कहा यदि भारतीय टीम नहीं आएंगे तो उन्हें हमारे बगैर ही वर्ल्ड कप खेलना पड़ सकता है। हम अपना आक्रामक रवैया बनाए रखेंगे। हमारी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। मैंने हमेशा ही कहा है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट की अर्थव्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम शानदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ऐसा में दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को धमकी देते हुए ये बात कही है दोस्तों कि हमारे बगैर ही आपको वर्ल्ड कप खेलना होगा। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे रमीज राजा को और पाकिस्तान के पीसीबी को? दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां पर बीजेपी का बड़ा दावा, राहुल की यात्रा में लगे पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस का आया इस पर बयान, कहा एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। इसी बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खरगोन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने यह दावा किया है कि इस वीडियो को एमपी कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट किया गया था। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। दोस्तों कांग्रेस ने वीडियो को फर्जी बताया है। इसके साथ ही बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों ये तो जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार होते नजर आए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है किन की बात में सच्चाई हो सकती है? बात करें एक और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर अमित शाह जी का बड़ा ही एक्सक्लूसिव बयान, कहा बागी बीजेपी के बिना बेकार, गुजरात में हारी हुई सीट भी हम जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। इसी क्रम में शुक्रवार 25 नवंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने नर्मदा जिले के राजपीपला में एक रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बागियों को लेकर एक सवाल पर कहा कि बागी और प्रत्याशियों का महत्व तब तक है जब तक उसके पास कमल का निशान है। जनता पार्टी के साथ रहती है, प्रत्याशी के साथ नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पीएम किसान की 13वीं किस्त से पहले योजना में हुआ बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी इसकी जानकारी। बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान एसएनएस स्कीम में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसका असर देश के 12 करोड़ से भी ज्यादा किसानों पर पड़ रहा है। 13वीं किस्त से पहले सरकार ने ये बदलाव किया है। बता दें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब आप किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब अपना स्टेटस देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालना पड़ेगा। जी हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है स्टेटस चेक करने के लिए। आपको बता दें कि पहले ये नियम था कि किसान अपना आधार या मोबाइल नंबर दोनों में से कुछ भी डालकर स्टेटस चेक कर सकते थे। इसके बाद ये नियम आया है कि किसान अब सिर्फ अपना मात्र मोबाइल नंबर से ही अपना स्टेटस देख पाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्तें जारी की जाती हैं। सरकार की ओर से ये पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक सरकार 12 किस्तों का पैसा ट्रांसफर कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन हैं जिनको पूरे के पूरे 12वीं किस्त तक के पैसे मिल चुके हैं दोस्तों, और जिनको नहीं मिला है वो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलेगा।